हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपसे बात करने वाले हैं जो हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया हुआ था। बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर की मिडाइवल हिस्ट्री का सिलेबस हमने डिस्कस किया था। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार विजिट कर लीजिए, जिससे कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हमको इसमें पढ़ना क्या है, हमारा सिलेबस क्या होना चाहिए, वो चीजें आपको पता चल जाएंगी। तो आज हम बात करने वाले हैं इसी का यूनिट नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। सिलेबस अगर आपने पढ़ा होगा तो यूनिट नंबर 1 क्या है आपको पता होगा। यूनिट नंबर 1 में भी आज है हमारा डे नंबर 1, यानी कि पहली वीडियो आ रही है यूनिट नंबर 1 की। पहले यूनिट का नाम था आपका अराइवल ऑफ यूरोपियन कंपनीज, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी हैं और भारत में उनका आगमन कैसे कैसे हुआ, किस बिहाफ पर हुआ, कैसे हुआ, वो सारा कुछ इस यूनिट में हमें पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 1 में हमको ये सारी चीजें पढ़नी है। तो अगर आप भारत में देखोगे ना, भारत में यूरोपीय कंपनियां या भारत में यूरोपीय कंपनियां या भारत के बारे में यूरोप को पता कब चला? जब भारत की खोज की गई। किसके द्वारा किया गया? आपसे ये क्वेश्चन कई बार पूछ लेगा, शॉर्ट में भी पूछ लेगा कि भारत का खोज किसने किया था। तो भारत की खोज करने वाले थे वास्को डिगामा। तो सबसे पहले हमें पढ़नी है, क्योंकि इन्हीं से स्टार्ट हो रहा है। यही मतलब भारत से अलग यूरोपीय कंट्रीज से सबसे पहला व्यक्ति आने वाला कौन था? वास्को डिगामा। समझ लो। तो वास्को डिगामा जो है ये भारत में आया। कब आया था? आई होप आप सभी को पता होगा। 17 मई 1498 ईस्वी को ये भारत में आया। इसको भारत में क्यों आना पड़ा? ये भारत के लिए नए रास्ते की खोज क्यों किया इसने? क्योंकि 1453 ईस्वी में कुस्तुबुनिया पर किसने अधिकार कर लिया? तुर्कों ने अधिकार कर लिया। इससे पहले ये ईसाइयों का, पादरियों के कंट्रोल में था। तो वहां से एक जो यूरोपीय कंट्रीज हैं उनका व्यापार करने का एक रास्ता था। बट जब कुस्तुबुनिया पर तुर्कों ने अधिकार कर लिया तो व्यापारिक मार्ग सारे बंद हो गए, मतलब व्यापार उस रास्ते से अब किया ही नहीं जा सकता था। तो जब कोई रास्ता बंद होता है तो हम कोई नया रास्ता ढूंढते हैं। जब तक वो रास्ता था किसी ने ढूंढने की कोशिश ही नहीं की, क्योंकि जरूरत ही नहीं थी। अब यहां पर डिमांड आती है कि यार कोई नया रास्ता ढूंढना पड़ेगा, कुछ नया वे होना चाहिए जिस वे पर, जिस रास्ते पर चल करके हम अपना व्यापार बढ़ा सके, व्यापार बना सके। तो व्यापारिक मार्गों की खोज पर लोग निकल गए, और व्यापारिक मार्गों की खोज में जो सबसे पहला बाजी मारते हैं वो है पुर्तगाल के लोग। चाहे अमेरिका की खोज करने वाला कोलंबस हो या इंडिया की खोज करने वाला वास्को डिगामा हो। तो वास्को डिगामा जो है 17 मई 1498 ईस्वी को भारत के कालीकट तट पर, कालीकट जिसको इस समय आप बोल सकते हो कोलकाता, तो वहां उस तट पर आकर के ये पहुंचता है भारत में। और उस समय कालीकट का राजा होता है थेमोरिन, और इस थेमोरिन के द्वारा इसका स्वागत किया जाता है कि हाँ कोई बाहर से व्यक्ति आया है हमारे देश में। तो हमारे देश की एक परंपरा रही है यार स्वागत करना, रिस्पेक्ट देना, इज्जत करना। तो थेमोरिन ने इसका स्वागत किया। और ये जो वास्को डिगामा है ना, ये भारत तक पहुंचा, भारत तक रास्ता दिखाने का काम किसने किया? तो एक गुजराती पथ प्रदर्शक था, क्या नाम था इसका? अब्दुल मजीद। इसकी सहायता से, इसकी हेल्प लेकर के वास्को डिगामा भारत पहुंचता है 90 दिनों की यात्रा करके पुर्तगाल से। समझ रहे हैं? अब इससे क्या होता है कि जब ये भारत में पहुंचता है वास्को डिगामा, तो वहां का जो राजा है कालीकट का थेमोरिन, इससे ये बात संवाद करता है और इससे ये इजाजत लेता है कि हमारे जो लोग हैं क्या वो भारत में बस सकते हैं या भारत में आकर के व्यापार कर सकते हैं। तो जब इसने इजाजत मांगी तो थेमोरिन ने इसको परमिशन दे दिया, इजाजत दे दिया कि भारत में ये लोग बस सकते हैं और व्यापार कर सकते हैं भारत से, मतलब चीजें ले जा सकते हैं, पैसे दे सकते हैं। इस बिहाफ पर एक ट्रांजैक्शन स्टार्ट हुआ। अब जब ये ट्रांजैक्शन इन लोगों के साथ, पुर्तगालियों के साथ स्टार्ट हुआ, तो ये चीज अरबों को बहुत बुरा लगा। अरब व्यापारियों को ये चीज नापसंद हुई कि यार क्यों हम इनसे व्यापार कर रहे हैं तो ये दूसरों को व्यापार क्यों दे रहे हैं। और जब पुर्तगालियों ने थोड़ा सा, क्योंकि जब एक ही बंदा अरब ही था लेने वाला, तो एक रीजनेबल प्राइस पे होता था, इसने थोड़ा सा पुर्तगालियों ने प्राइस बढ़ा दिया और इंडियंस का व्यापार उससे स्टार्ट हो गया। तो ये चीज अरब व्यापारियों को अच्छा नहीं लगा। अब जो पुर्तगाली थे वो भारत से क्या लेकर के जाते थे? तो पुर्तगाली जो मुख्य रूप से भारत से लेकर के जाते थे वो मसाले और जड़ी बूटियां लेकर के जाते थे। और मसाले और जड़ी बूटियों को ले जा करके वास्को डिगामा ने जो भारत की यात्रा किया था ना, उस पर उसका जितना खर्च हुआ था, 90 दिनों की यात्रा पुर्तगाल से करके वो भारत आया था, तो जितना उसका खर्च हुआ था ना भारत में आने का, रहने का, खाने का, मतलब रहने खाने का क्या ही लगता है, उस टाइम पे राजा था ही, कांटेक्ट हो ही गया। तो मतलब जितना भी उसने अपने पूरी यात्रा में खर्च किया था, पहली बार जब वो लौट करके वास्को डिगामा अपने देश जाता है ना, तो वो जो ये सामान लेकर के जाता है, मसाले और जड़ी बूटियां, उनको बेच करके वो उसका 60 गुना मुनाफा कमाता है, 60 गुना लाभ कमाता है
ये व्यापार करके बेच करके, समझ रहे हैं। तो ये था वास्को डी गामा और पुर्तगालियों का भारत में आगमन पहली बार के लिए। लेकिन दूसरा व्यक्ति आता है अल्बुकर्क। अल्बुकर्क जो है ना, इसको वास्तविक फाउंडर माना जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। पुर्तगाली साम्राज्य का जो एक साम्राज्य के रूप में स्थापित करने का श्रेय जाता है ना, वो जाता है अल्बुकर्क को। क्योंकि क्या है ना कि जो वास्को डी गामा आया था, इसने केवल भारत में आया, कुछ मसाले जड़ी बूटियां लेकर के गया और एक रास्ते की खोज कर दिया कि हाँ इस तरह से भारत पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत में जो पुर्तगाली साम्राज्य थी, उस साम्राज्य की जो नींव रखी थी, वो नींव रखने वाले कौन थे? अल्बुकर्क। ओके, 1509 ईस्वी में जो है अल्बुकर्क अल्मीडा के स्थान पर भारत का गवर्नर बनता है। अल्मीडा के स्थान पर 1509 ईस्वी में ये गवर्नर बनता है कौन? अल्बुकर्क, और भारत आता है। 1503 ईस्वी में भी अल्बुकर्क भारत आ चुका था। लेकिन 1503 ईस्वी में जब अल्बुकर्क भारत आया था, तो वो नाविक बेड़े का नायक था। जो नाव के बेड़े होते हैं ना, कई सारे नाव होते हैं, एक लाइन से चलते हैं व्यापार करने के लिए, तो उसका ये नायक था 1503 ईस्वी में, और इस तरह से ये आया था। लेकिन उस टाइम पर उसने जिस तरह से अपने एफर्ट लगाए, जिस तरह से अपना काम किया, जिस तरह से व्यापार में हेल्प किया, उसकी इस चीज को देख करके इसको क्या किया गया? गवर्नर बना दिया गया 1509 ईस्वी में। अब 1509 ईस्वी में जब ये गवर्नर बनता है, तो ये देखता है यार भारत में जो सबसे ज्यादा इंपोर्ट जहां से हो रहा है, एक्सपोर्ट जहां से हो रहा है, वो बंदरगाह तो यार गोवा का बंदरगाह है। तो इसने कहा कि हम गोवा को ही अपना मुख्यालय बनाएंगे, और इसको ये दिल में बात हिट हो गई कि यार गोवा को मुख्यालय बनाना, क्योंकि यहां से प्रॉफिट ज्यादा हो सकता है। अब उस समय जो गोवा का तट था ना, गोवा का बंदरगाह, वो किसके अंडर में था? बीजापुर के सुल्तान के अंडर में था। तो फिर क्या हुआ? इसके दिल में वो चीजें बैठ चुकी थी, तो 1510 ईस्वी में इसने बीजापुर के सुल्तान से ये चीज हथिया लेता है 1510 ईस्वी में। ओके, फिर क्या करता है कि ये और भी नीतियां लेकर के आता है, और भी व्यापारिक नीतियां, सामाजिक नीतियां। एक साम्राज्य की स्थापना करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, तो जनसंख्या बढ़ाने के लिए इसने क्या कहा कि जो भी हमारे पुर्तगाली भाई हैं, ये सारे लोग क्या करें? भारतीय स्त्रियों से विवाह करें, इनसे बच्चे पैदा करें, तो इससे हमारी जनसंख्या बढ़ सकती है। तो इस तरह की चीजों को भी इसने प्रमोट किया अल्बुकर्क ने, और इसने बहुत सारे जगहों पर विजय प्राप्त किया, अपने साम्राज्य को बढ़ाया, जैसे कि मलक्का हो गया, उमुर्ज, जो कि ये सब फारस की खाड़ियां हैं, इन पर अधिकार कर लिया। तो इसने कई सारे जगहों पर अधिकार किया, और इस तरह से करते करते 15 दिसंबर 1515 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो जाती है। लेकिन ये एक अच्छा खासा एक पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना करके चला जाता है। तो बेसिकली अभी हम थोड़ा थोड़ा देख रहे हैं एक एक चीज को। अब आइए, इसके बाद कौन आता है? ईस्ट इंडिया कंपनी आती है इसके बाद। ईस्ट इंडिया कंपनी, आई नो हर व्यक्ति जानता होगा ईस्ट इंडिया कंपनी का, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हमारे भारत को गुलाम बनाया, एज ए गुलाम। ये सारे लोग तो आ रहे थे, व्यापार करते थे, कुछ छोटे मोटे जगहों पर कभी कभी अधिकार कर लिया, कभी हार गए, तो ये चलता रहता था। लेकिन अंग्रेज जब भारत में आए, तो उन्होंने शुरुआत भी ऐसे ही की थी, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने अपना साम्राज्य इतना बना लिया कि भारत को आजादी के लिए लड़ाइयां करनी पड़ी, पूरे देश को लड़ना पड़ा। तो अगर ईस्ट इंडिया कंपनी की बात किया जाए ना, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है, यह 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। और इस कंपनी की स्थापना हुई थी व्यापार करने के लिए। ये कंपनी थी एक छोटी, जैसे कंपनियां होती हैं हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनियां, ऐसे ये भी ईस्ट इंडिया कंपनी बनी थी 1600 ईस्वी में। प्रारंभ में क्या होता था कि ये अलग अलग जगहों पर व्यापारिक यात्राएं करते थे, व्यापार करते थे, व्यापार से लाभ होता था, उन लाभ को वो लोग अपने आय में बांट करके लेते थे। मतलब एक तरह से बिजनेस चल रहा था, व्यापार चल रहा था। प्रारंभ में इन्होंने जावा की यात्रा किया, सुमात्रा की यात्रा किया, मलक्का की यात्रा किया, जहां से इन्होंने काफी आय जनरेट किया, काफी लाभ प्राप्त किया। फिर 1609 ईस्वी में क्या होता है कि ये भारत आते हैं। 1609 ईस्वी में ये कंपनी भारत आती है। कैप्टन हॉकिंस जो है, ये उस नाव के, उस जहाज के नायक होते हैं, और ये पहुंचते हैं मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में। मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में ये पहुंचता है, और ये फारसी में बात करता है, और मुगल दरबार में जो है जहांगीर को खुश करता है, और जहांगीर से मांगता है कि हमें व्यापार करने के लिए सूरत में जगह चाहिए। समझ रहे हो, सूरत में व्यापारिक जगह चाहिए। फिर क्या हुआ, सूरत में जब व्यापार करने के लिए इसने कोठी मांगी कि हमें सूरत में व्यापारिक कोठी चाहिए, व्यापार हमें करनी है। तो जहांगीर ने इजाजत दे दी कि ठीक है यार, जाओ व्यापार करो, हमको इतना परसेंट जो भी होता है, एक वो
कहा कि इतना हमें देते रहना। फिर जब ये व्यापार करने के लिए सूरत में पहुंचे तो पुर्तगालियों से इनकी शत्रुता हो गई और सूरत के व्यापारियों ने भी इनका विरोध कर दिया कि इन्हें हम नहीं रहने देंगे अपने देश में, अपने भारत में, मतलब अपने सूरत में यहां कंपनी नहीं लगाने देंगे, क्योंकि ऑलरेडी हमारा ये जगह है, हमने यहां पर कब्जा कर रखा है, यहां पर हम काम कर रहे हैं, यहां पर हमने ऑलरेडी व्यापार रखा है, इन्हें हम क्यों देंगे जगह। फिर क्या हुआ कि जब इन्होंने विरोध किया तो अनुज्ञा से फिर जहांगीर ने भी इनकार कर दिया कि ठीक है यार, हम आपको नहीं दे रहे हैं जगह। फिर क्या होता है, 1611 में हॉकिंस वापस अपने कंट्री, अपने देश चला जाता है। फिर 1612 ईस्वी में क्या होता है कि अंग्रेजी इंग्लैंड का एक बेड़ा आता है और वो डायरेक्ट पहुंचता है सूरत में और पुर्तगालियों को परास्त कर देता है, पुर्तगालियों को हरा देता है। फिर 1613 में जहांगीर फिर से इनको अनुज्ञा दे देता है कि ठीक है तुम व्यापार कर सकते हो, समझ रहे हो। तो इस तरह से व्यापार धीरे धीरे स्टार्ट होता है सूरत में। इसके बाद शायद टॉमस रा, इनका नाम बहुत फेमस है, इनको सुना होगा, इंग्लैंड के राजा का दूत बनकर के जहांगीर के दरबार में आते हैं, मुगल साम्राज्य के दरबार में आते हैं। और उसके बाद 1615 में ये आता है और 1615 से लेकर के 1619 तक ये मुगल दरबार में रहता है और ये चाहता है कि व्यापारिक कई सारी संधियां कर ली जाए, मुगल दरबार से परमिट मिल जाएगा, क्योंकि उस समय मुगल साम्राज्य ही भारत में सबसे पावरफुल, सबसे ताकतवर और लगभग पूरे इंडिया का हाफ से भी ज्यादा पार्ट मुगल साम्राज्य के अंडर में था। तो 1615 से 1619 तक ये मुगल दरबार में रहा कि हम कुछ संधि कर पाए, लेकिन ये संधि करने की जो इसकी कोशिश थी वो नाकाम कोशिश रही, संधि नहीं कर पाया, इजाजत उतनी नहीं मिल पाई। लेकिन इसने कंपनी के लिए कुछ रियायतें लेने में सफल रहा कि कंपनी को काफी मात्रा में रियायत मिल सके, कम पैसे देने पड़े टैक्स के रूप में। तो इसने कई सारे रियायत लिए और कई सारे प्रदेशों में कंपनी लगाने की इजाजत इसको मिल जाती है। तो इस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी धीरे धीरे आगे बढ़ती रहती है। अब आइए बात करते हैं डुप्ले की। अब डुप्ले कौन है? तो डुप्ले है एक फ्रांसीसी जो कि यूरोपियन संघ का एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है। 1697 ईस्वी में इसका जन्म होता है और ये कौन है? ये है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी के डायरेक्टर जनरल का पुत्र। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी थी, ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ये फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। और ये जो डुप्ले है ना, ये 1697 में जन्म होता है और ये ईस्ट इंडिया कंपनी जो फ्रांसीसी थी इसके डायरेक्टर जनरल का बेटा होता है। अब डायरेक्टर जनरल का बेटा है तो डेफिनेटली पिता से सपोर्ट है, पावर है। तो 1620 ईस्वी में ये पौंडीचेरी के उच्च अधिकारी बन जाता है, फिर वहां पर वो काम करता है। फिर 1626 में इसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं कि ये गलत कर रहा है या इसके ऊपर कुछ आरोप लगते हैं। फिर जब जांच पड़ताल होती है तो उनमें यह पाया जाता है कि ये कोई आधार नहीं है इसके ऊपर जो भी लगाया गया है लांछन, तो उसको फिर से वो पद दे दिया जाता है। 1630 ईस्वी में ये चंद्रनगर का गवर्नर बनकर के आता है, चंद्रनगर में भी ये काफी अच्छा काम करता है। 1741 में ये फ्रांसीसी बस्तियों का निदेशक बनता है और 1900 बोल रहा हूं, ये 1700 है, 1754 तक ये वहां पर काम करता है और निदेशक करता है। प्रशासनिक क्षमता इसमें बहुत ज्यादा थी, मतलब प्रशासन करना, शासन करना, एक साम्राज्य की स्थापना करना, ये वाली पावर इसमें बहुत ज्यादा थी। तो इसकी क्षमता को देखते हुए ना इसको कई सारे जगहों का गवर्नरी दे दिया गया। फारस की खाड़ी हो, चीन हो, तिब्बत हो, यहां से व्यापारिक संबंध भी इसने काफी अच्छे बना लिए। तो एक राजा, एक पावरफुल साम्राज्य का नेता कौन होता है? जहां से व्यापार की पावर आ रही हो और साम्राज्य की पावर बढ़ रही हो। ये दो चीजें अगर एक व्यक्ति के अंदर है तो वो पावर में शासन कर सकता है। तो ये चीजें हुई। यूरोपीय सेना को इसने भारत में बुलाया, अपनी जो सेना थी उसको भारत में बुलाया, भारतीय राजदरबार में रखा, भारतीय खर्चे पर रखा और भारतीय खर्चे पर इन्होंने नियुक्त करवाया। और ऐसा करने वाला ये पहला व्यक्ति था जिसने अपनी सेना को भारत में बुलाया हो, भारतीय राजदरबार में रखा हो, भारतीय खर्चे पर रखा हो। इतना समझदारी व्यक्ति था कि सारा चीज भारतीयों का हो बट हमारी सेना भारत में आ जाए। और एक बार सेना आ गई, सेना डट गई, उसको रहने की जगह मिल गई, पैसे खर्चे सारी चीजें मिल रही हैं तो वो काम करेंगे। फिर धीरे धीरे इसने साम्राज्य बनाना स्टार्ट किया और भारत में यूरोपीय साम्राज्य की बुनियाद रखता है। और कौन? डुप्ले। तो इस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। अब एक एक के बारे में हम डिटेल पढ़ने वाले हैं कि किस तरह से पुर्तगालियों का भारत में आगमन होता है और उसके बाद किस तरह से ये अपना साम्राज्य स्थापित करने में सफल रहते हैं। ओके, ऐसे ही हम ईस्ट इंडिया कंपनी पढ़ेंगे, डच के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपियन कंपनीज के बारे में पढ़ेंगे। तो वो सारा कुछ अभी हमको आगे पढ़ना है, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिए जिससे कि आपको सीरीज मिलता रहे। ये तो जस्ट डे 1 था। ओके, तो आई होप काफी अच्छा खासा आपको ओवरव्यू मिल गया होगा कि किस तरह से भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन होता है। तो
वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज विजिट द चैनल, इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, एंड आने वाली वीडियोज का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर हिट कर दीजिएगा। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।